कहानी की शुरुआत में ही हम वाल्मीकि नाम के एक आदमी को देखते हैं जो कि जिंदल कंपनी नाम के एक बहुत बड़े कंपनी में क्लर्क का काम करता था। और वाल्मीकि की पत्नी का डिलीवरी होने वाला था, इसलिए वो हॉस्पिटल आते हैं। और साथ ही में हम यही देखते हैं कि इसी हॉस्पिटल के स्पेशल वार्ड में वाल्मीकि के बॉस रणदीप के पत्नी का भी डिलीवरी होने वाला है। और वाल्मीकि को पता चलता है कि वाल्मीकि और रणदीप दोनों को ही बेटा हुआ है। और इसके बाद एक नर्स सुलोचना जब रणदीप की वाइफ यशोदा के पास उसके बच्चे को रखने जा रही थी, तो वो देखती है कि ये बच्चा कोई हलचल नहीं कर रहा है। और वो उस बच्चे को चेक कर कर देखती है कि शायद ये बच्चा मर चुका है। और ये बात जानकर सुलोचना काफी डर जाती है और फिर वो वाल्मीकि को इसके बारे में बताती है। और जब वाल्मीकि को पता चलता है कि रणदीप का बच्चा मर गया है, तो वो तय करता है कि वो अपने बच्चे को यशोदा के पास रख देगा, क्योंकि उसका मानना है कि उसके पास आज जो कुछ भी है वो जिंदल परिवार का ही दिया हुआ है और वो उन लोगों के लिए इतना तो कुर्बानी दे ही सकता है। और फिर वो सुलोचना के साथ मिलकर अपने बेटे को यशोदा के पास रखकर यशोदा के बेटे को अपने साथ लेकर आते हैं। लेकिन बीच रास्ते में ही वो बच्चा रोता है और उन लोगों को पता चलता है कि दरअसल ये बच्चा जिंदा है। और सुलोचना इस बच्चे को वापस उसके माँ के पास लेकर जाने वाली थी, लेकिन अब वाल्मीकि अपना असली चेहरा दिखाता है। वो कहता है कि एक बार जब बच्चा बदल गया है तो ये उसके बेटे की किस्मत है कि वो जिंदल परिवार का चिराग बनकर ही जिए। और फिर वो कहता है कि वाल्मीकि और रणदीप दोनों एक साथ जिंदल कंपनी में क्लर्क की नौकरी करते थे। लेकिन फिर धीरे धीरे रणदीप और यशोदा एक दूसरे से प्यार करने लगे और उन लोगों की शादी हो गई। इसके बाद रणदीप जिंदल कंपनी का मालिक बन गया और वाल्मीकि अभी भी एक क्लर्क ही है। इस बात से उसे रणदीप पर बहुत गुस्सा है और वो नहीं चाहता कि उसका बेटा भी उसके तरह ही ये गरीबी की जिंदगी जिए। इसीलिए वो चाहता था कि उसका बेटा रणदीप जिंदल का बेटा बनकर उनके घर रहे और रणदीप का बेटा उसके पास एक गरीब बच्चा बनकर रहे। लेकिन सुलोचना वाल्मीकि की बात नहीं मानती है और इसके बाद वाल्मीकि उस बच्चे को उसके हाथ से और उन लोगों के बीच हाथापाई होने लगती है और एक्सीडेंटली वो नर्स ऊंचाइयों से नीचे गिर जाती है। और तभी वहाँ पर रणदीप और यशोदा के पिता आदित्य जिंदल पहुँचते हैं, लेकिन वो लोग इन सब के बारे में कुछ भी नहीं जान पाते। इसके बाद हम देखते हैं कि 25 साल बीत चुके हैं और वाल्मीकि का बेटा जो रणदीप और यशोदा के पास था उसका नाम राज रखा जाता है। और वाल्मीकि रणदीप के जिस बेटे को अपने पास रखकर पाल रहा था वो जानबूझकर उसका नाम रखता है बंटू। और हम देखते हैं कि इतने सालों तक वाल्मीकि हमेशा राज से बहुत प्यार करता था और उसकी छोटी बड़ी हर गलतियाँ सबसे छुपाया करता था। और अपने बेटे की इतने बड़े परिवार में परवरिश होते हुए देखकर वाल्मीकि बहुत खुश था। तो दूसरी तरफ वो बंटू से बिल्कुल भी प्यार नहीं करता था और उससे वो हमेशा नीचे दिखाया करता था। और हम ये भी देखते हैं कि बंटू की माँ अब इस दुनिया में नहीं है और उसकी एक छोटी बहन है। और हम देखते हैं कि बंटू को समझ में ही नहीं आता है कि उसके पिता वाल्मीकि उससे ऐसे बर्ताव क्यों करते हैं। वो हमेशा अपने पिता के दिल जीतने की कोशिश करता है, लेकिन उसके हाथ हमेशा नाकामयाबी ही आती है और इससे उसे बहुत बुरा लगता है। इसके बाद हम देखते हैं कि बंटू एक लॉ स्टूडेंट है और फिर वो अपने लिए एक जॉब ढूंढ रहा था। तो दूसरी तरफ हम देखते हैं कि राज 6 साल बाद अपनी पढ़ाई पूरी करके अपने देश वापस लौट रहा था और उसके स्वागत के लिए बहुत तैयारियां की जाती है। और हम ये भी देखते हैं कि वाल्मीकि इतने सालों से बंटू को जिंदल घर में आने नहीं देता था। उसे वो जरूरत के सारे काम तो करवाता था और जब बंटू जिंदल मैंशन में आता था तो वाल्मीकि उसे गेट के बाहर ही रोक देता था। और बंटू को समझ में नहीं आता था कि आखिर उसके पिता क्यों उसे जिंदल मैंशन में नहीं जाने देते थे। जो भी हो, इसके बाद हम देखते हैं कि बंटू एक लॉ फर्म जाता है अपनी एक जॉब इंटरव्यू के लिए और इस लॉ फर्म के हेड है समारा। और पहले दिन ही बंटू और समारा के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है और बंटू को वो जॉब नहीं मिलती। तो दूसरी तरफ हम देखते हैं कि राज अपनी पढ़ाई पूरी करके घर वापस आ गया था और उसके पिता और नाना जी दोनों ही चाहते थे कि अब राज बिजनेस में अपनी जिम्मेदारियां संभाले।
और वो लोग उसे सारंग नाम के एक बहुत बड़े क्रिमिनल के बारे में कहते हैं। वो लोग कहते हैं कि सारंग के साथ वो लोग बिजनेस करते थे, लेकिन फिर उन लोगों को पता चला कि सारंग कुछ इलीगल काम भी करता था। इसके लिए उस पर पुलिस केस हुआ था और जिंदल कंपनी ने सारंग के साथ अपने सारे बिजनेसेस को कैंसिल कर दिया था। और अब सारंग बार बार नए नए तरीकों से जिंदल्स को धमकी देता था कि वो लोग उसके साथ फिर से बिजनेस स्टार्ट करें। लेकिन रणदीप और आदित्य दोनों ही नहीं चाहते थे कि वो लोग सारंग के साथ कोई भी बिजनेस करे। और सारंग के साथ उन लोगों की एक मीटिंग थी और रणदीप चाहते थे कि राज ये मीटिंग अटेंड करे और सारंग को किसी भी डील के लिए ना करे। और ये बात सुनकर राज बहुत ज्यादा डर जाता है। रणदीप कहता है कि वो उसके साथ रहेगा। इसके बाद हम देखते हैं कि राज अपने एक मामा के साथ सारंग के मीटिंग में आता है और दूसरी तरफ रणदीप एक कैफे में बैठकर सीसीटीवी कैमरा में उन लोगों पर नजर रखता है। लेकिन राज सारंग को कुछ भी नहीं कह पाता, जिससे रणदीप बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंटेड होते हैं और वो खुद ही सारंग से बात करके इस डील के लिए ना कहते हैं। दूसरी तरफ उसी कैफे में समारा अपने एक क्लाइंट से मिलने के लिए आती है, लेकिन उसे पता चलता है कि उसका ये क्लाइंट काफी बदतमीज है और वो उसका ये केस लेने के लिए मना कर देती है। जिसके बाद वो क्लाइंट समारा के साथ भी बदतमीजी करने लगता है और तभी वहाँ पर बंटू आता है और वो उस आदमी के हाथों से समारा को प्रोटेक्ट करता है और साथ ही साथ उसे लॉ की कितनी जानकारी है ये भी समारा को पता चलता है। और फिर वो बंटू के साथ अपने सारे प्रॉब्लम्स क्लियर करती है और वो बंटू को अपनी लॉ फर्म में जॉब देती है। दूसरी तरफ रणदीप भी बंटू को देखता है और उसके ये हिम्मत देखकर रणदीप काफी इम्प्रेस होते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि एक दिन समारा अपने पापा के साथ जिंदल मेंशन में आती है क्योंकि उन लोगों को लंच के लिए इनवाइट किया गया था। और यहाँ पर आकर समारा को पता चलता है कि जिंदल परिवार के बेटे राज के साथ उसकी शादी का रिश्ता होने वाला है। ये जानकर वो काफी हैरान होती है और रणदीप, यशोदा और आदित्य तीनों को ही समारा काफी पसंद आती है। इसके बाद राज और समारा एक दूसरे से बात करते हैं और समारा कोशिश करती है कि राज इस रिश्ते के लिए ना कर दे, इसीलिए वो खुद को बहुत ही ज्यादा आउटगोइंग लड़की दिखाती है। लेकिन राज समारा के इसी अंदाज से काफी इम्प्रेस होता है और वो इस शादी के लिए हाँ कर देता है, जिससे समारा बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है, लेकिन वो किसी को कुछ कह नहीं पाती। लेकिन हम देखते हैं कि धीरे धीरे समारा और बंटू एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि एक दिन सारंग रणदीप जिंदल के ऑफिस में उससे मिलने के लिए आता है और रणदीप एक आखिरी बार उससे मिलकर सब कुछ खत्म करने के बारे में सोचते हैं। लेकिन सारंग जब रणदीप के ऑफिस में उससे मिलने के लिए जाता है तो वो उस पर हमला कर देता है और उसे मारना चाह रहा था। इसके बाद ही समारा और बंटू भी रणदीप से मिलने के लिए उसके ऑफिस आते हैं, क्योंकि समारा को लगता है कि वो रणदीप को अगर समझाएगी कि वो राज से शादी नहीं कर सकती तो शायद वो समझ सकते हैं। और वो दोनों जब रणदीप के ऑफिस पहुंचते हैं तो रणदीप को जख्मी हालत में देखते हैं और फौरन बंटू और समारा रणदीप को हॉस्पिटल ले जाना चाहते थे। लेकिन सारंग और उसके आदमी उस ऑफिस से बाहर निकलने के सारे रास्ते बंद कर देते हैं। लेकिन फिर भी बंटू तरकीब निकालता है और एक ट्रॉली में ऊंचे बिल्डिंग से नीचे उतरता है और सारंग के कार में ही रणदीप को हॉस्पिटल लेकर आता है। इसके बाद जब रणदीप की ऑपरेशन चल रहा था, हम देखते हैं कि उसी हॉस्पिटल में सुलोचना नाम की वही नर्स एडमिट थी और उस एक्सीडेंट की वजह से पिछले 25 सालों से वो कोमा में थी। और हम ये भी देखते हैं कि वाल्मीकि कभी कभी उससे मिलने के लिए भी आया करता था और वो खुश था कि सुलोचना की ये हालत हो गई है। लेकिन धीरे धीरे सुलोचना की तबीयत ठीक होने लगती है और उसे होश आ जाता है और वो बंटू के साथ रणदीप को वहाँ पर देखती है और रणदीप को देखकर ही सुलोचना पहचान जाती है। इसके बाद वो बंटू को कहती है कि उसे रणदीप जिंदल से कुछ बात करनी है और बंटू कहता है कि फिलहाल उनकी तबीयत ठीक नहीं है। इसके बाद सुलोचना वहाँ पर वाल्मीकि के साथ आदित्य जिंदल को देखती है और वो बहुत ज्यादा घबरा जाती है और बंटू से उसे पता चलता है कि वाल्मीकि उसके पिता है और सुलोचना सारा सच समझ जाती है और वो बंटू को कहती है कि वाल्मीकि उसके पिता नहीं बल्कि रणदीप जिंदल उसके पिता है और वो बंटू को 25 साल पुराना सारा सच कहती है। इसके बाद ही उसकी तबीयत खराब हो जाती है और उसे वहाँ से लेकर जाया जाता है और सारा सच सुनकर बंटू बिल्कुल हैरान रह जाता है।
उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो आखिर क्या करे। इसके बाद वो अपने पिता को देखता है जिनकी सर्जरी चल रही थी। फिर वो जाकर अपनी माँ से मिलता है जो कि हॉस्पिटल में आए हुए थे। लेकिन यशोदा बंटू के साथ कुछ खास अच्छा बर्ताव नहीं करती। लेकिन यशोदा के पिता आदित्य जिंदल बंटू से काफी इम्प्रेस थे क्योंकि उसने अपने सूझबूझ के साथ उनके दामाद रणदीप की जान बचाई थी। इसके बाद हम बंटू को वाल्मीकि के साथ देखते हैं और वहाँ पर वाल्मीकि को पता चलता है कि सुलोचना की मौत हो गई है और ये बात सुनकर वो काफी खुश होता है। और इसके बाद हम देखते हैं कि बंटू गुस्से में वाल्मीकि के ऊपर हाथ उठाता है और ये देखकर वाल्मीकि दंग रह जाता है। और फिर घर जाते हुए रास्ते में बंटू वाल्मीकि को कहता है कि उसे सारा सच पता चल चुका है और वो वाल्मीकि को अपने पिता मानने से भी इनकार करता है। और वाल्मीकि डर जाता है कि शायद अब बंटू जाकर जिंदल परिवार को सारी असलियत बता देगा। लेकिन ऐसा नहीं होता और बंटू सिर्फ अपने माता पिता को देखने के लिए हॉस्पिटल जाता है और वो ये नोटिस करता है कि रणदीप और यशोदा के बीच सब कुछ ठीक नहीं है। उन लोगों के रिश्ते में दरार आ चुकी है। और फिर बंटू ये भी देखता है कि आदित्य जिंदल के बेटे किसी काम के नहीं हैं और वो अपने परिवार को धोखा देकर जितने हो सके उतने पैसे कंपनी से चुराते हैं। और ये सब कुछ देखकर बंटू को बहुत बुरा लगता है और वो तय करता है कि उसके परिवार में जो भी सारे प्रॉब्लम्स चल रही है वो इन सब को ठीक करेगा और उसके घर में फिर से खुशी आएगी। इसके बाद हम देखते हैं कि रणदीप को हॉस्पिटल से घर लेकर आया जाता है और डॉक्टर कहते हैं कि बंटू ने रणदीप की जान बचाई है और बंटू को रणदीप के आसपास ही रखना चाहिए। और इसके बाद हमें पता चलता है कि दरअसल बंटू ने ही इस डॉक्टर के बेटे को किडनैप कर लिया था और उसे जिंदल परिवार में ये सब कुछ कहने के लिए बंटू ने ही मजबूर किया था। तो दूसरी तरफ हम देखते हैं कि आदित्य जिंदल भी बंटू के ऊपर काफी खुश थे और वो वाल्मीकि को कहते हैं कि बंटू को उनसे मिलाने के लिए लेकर आए और वो बंटू को एक जॉब ऑफर करते हैं। वो कहते हैं कि बंटू अपनी पुरानी जॉब छोड़ दे और अब से वो आदित्य जिंदल के लिए ही काम करेगा और वो उसकी सैलरी भी डबल कर देते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि बंटू सुबह से लेकर शाम तक जिंदल परिवार में ही रहता है और वो वहाँ की हर छोटी बड़ी चीजों पर ध्यान रखता था और आदित्य जिंदल के साथ भी उसकी बहुत अच्छी दोस्ती हो जाती है और रणदीप भी बंटू के ऊपर बहुत खुश था। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बंटू के अपने परिवार के इतने करीब आना वाल्मीकि को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था और बंटू भी अब वाल्मीकि को अपने पिता नहीं मानता था। इसीलिए वो वाल्मीकि की कोई भी बात नहीं सुनता था और उल्टा उसे धमकाता था और डराता था कि अगर वो सारा सच सबको बता देगा तो उसके बेटे राज को वो लोग धक्के मारकर घर से निकाल देंगे। इसके बाद हम देखते हैं कि एक दिन बंटू यशोदा और रणदीप के बीच ये जो सारे प्रॉब्लम्स थे इसके बारे में बात करता है और ये पता चलता है कि दरअसल 7 साल पहले रणदीप का एक अफेयर हुआ था जिसके वजह से ही यशोदा और रणदीप के बीच ये प्रॉब्लम्स शुरू हुए थे। और वो लोग ना ही तो अपने रिश्ते को तोड़ते हैं और ना ही तो अपने रिश्ते को सुधारने के लिए कुछ करते हैं और घर में सबको सब कुछ पता होते हुए भी सब अनजान होने का दिखावा करते हैं। और बंटू रिश्ते सच्चाई इन सब के बारे में बहुत कुछ कहता है और रणदीप बंटू को थप्पड़ मारता है और उसे कहता है कि वो उन लोगों के घर के मामलों में कुछ ना कहे। और बंटू रणदीप को कहता है कि झूठ बोलना बहुत आसान होता है लेकिन सच कहना और माफी मांगना बहुत मुश्किल, लेकिन शायद यही एक चीज है जो करने से रिश्ते सुधर सकते हैं। और फिर ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि रात को रणदीप यशोदा से बात करने के लिए आता है और इतने सालों तक उन लोगों ने एक दूसरे से बात ही नहीं किया था और आज इतने दिनों बाद बात करने के बाद उन लोगों के बीच जो भी सारे प्रॉब्लम्स थे सब कुछ ठीक हो जाता है। और आदित्य जिंदल भी इतने सालों बाद अपने बेटी और दामाद को एक साथ देखकर बहुत खुश होते हैं और हमें ये पता चलता है कि ये आदित्य और बंटू की मिला हुआ ही एक प्लान था। इसके बाद बंटू आदित्य जिंदल को अपने बेटों के सारे करतूते भी बताता है कि कैसे वो लोग कंपनी से पैसे चुराते हैं। और इसके बाद हम देखते हैं कि बंटू और समारा राज को उन दोनों के रिश्ते के बारे में कहते हैं और राज भी उन दोनों के लिए खुश होता है। लेकिन बंटू को लगता है कि राज को जितना स्ट्रांग होना चाहिए वो उतना स्ट्रांग नहीं है और अगर वो स्ट्रांग नहीं होगा तो अपने पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे उठाएगा। और बंटू राज में कुछ बदलाव करने के लिए उसे मोटिवेट करता है। राज को भी समझ में आता है कि उसे अपनी जिम्मेदारियां समझनी होगी
और फिर वो घर जाता है और अपने नाना जी और पेरेंट्स के सामने ये कहता है कि आज से वो अपनी जिंदगी का हर फैसला खुद लेगा। और वो बंटू और समारा के बारे में भी उन लोगों से कहता है और वो कहता है कि वो उन लोगों के लिए खुश है। और राज का ये नया रूप देखकर सारे घर वाले हैरान रह जाते हैं और राज के नाना जी खुश होते हैं और कहते हैं कि फाइनली राज अब बड़ा हो गया है। इसके बाद हम देखते हैं कि धीरे धीरे जिंदल परिवार में जो भी सारे प्रॉब्लम्स थे वो सब कुछ ठीक हो जाता है और उनके घर में दिवाली के लिए एक पार्टी रखी जाती और वहाँ पर बंटू को भी इनवाइट किया जाता और बंटू अपने परिवार को इतना खुश देखकर बहुत खुश होता है और सब मिलकर बहुत एंजॉय करते हैं। लेकिन इसके बाद ही हम देखते हैं कि सारंग घर आकर यशोदा को किडनैप करके लेकर जाता है और वो रणदीप को यशोदा को छुड़ाने के बदले में रणदीप के प्रॉपर्टी का एक हिस्सा देने के लिए कहता है। और रणदीप, आदित्य और राज तीनों ही इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं सोचते हैं और रणदीप सारे जरूरी डॉक्यूमेंट्स पर साइन कर देता है। और सारंग ने ये भी कहा था कि ये पेपर्स लेकर सिर्फ राज आएगा और राज भी यही कहता है कि वो खुद ही जाएगा। लेकिन जब राज उस जगह पर पहुंचता है तो वो देखता है कि वहाँ पर बहुत सन्नाटा है और एक आदमी से राज को पता चलता है कि कुछ दिन पहले ही बंटू यहाँ पर आया था और उन सबको मारकर वो यशोदा को यहाँ से लेकर चला गया। और ये सुनकर राज बहुत ज्यादा हैरान होता है। और इसके बाद हमें पता चलता है कि आदित्य जिंदल को पहले से ही पता था कि बंटू उनका पोता है। दरअसल जिस दिन सुलोचना बंटू से बात कर रही थी उस वक्त वाल्मीकि के साथ आदित्य भी हॉस्पिटल आए थे और उन्होंने सुलोचना और बंटू को बात करते हुए सुन लिया था और इसीलिए वो चाहते थे कि उनका पोता उनके पास ही रहे। लेकिन इतने दिनों तक भी बंटू ने अपनी असलियत उन लोगों को नहीं कहा। इस बात से वो काफी हैरान थे और वाल्मीकि ने उन लोगों के साथ इतना बड़ा धोखा किया, इसलिए वो वाल्मीकि पर बहुत गुस्सा होते हैं। लेकिन बंटू आदित्य को वाल्मीकि को छोड़ देने के लिए कहते हैं। वो कहते हैं कि वाल्मीकि के ऊपर गुस्सा नहीं किया जा सकता बल्कि उस पर तो तरस आता है, क्योंकि उसके दो बेटे होने के बावजूद भी कोई भी उसे अपने पिता नहीं मानता। इसके बाद रणदीप को भी ये बात पता चलती है कि बंटू ही उसका बेटा है और वो काफी खुश होते हैं और तय करते हैं कि अभी जाकर यशोदा को ये असलियत कहेंगे। लेकिन बंटू आदित्य और रणदीप दोनों को ही इसके लिए मना करता है। वो कहता है कि यशोदा इतने सालों से राज को ही अपना बेटा मानती हुई आ रही है और अगर आज उन्हें ये पता चला कि राज उनका बेटा नहीं है तो वो बिल्कुल टूट जाएगी और शायद उनके दिल में जो ममता है वो बचे ही ना। इससे अच्छा यही होगा कि यशोदा को यही पता हो कि राज ही उनका बेटा है। इसके बाद वहाँ पर यशोदा राज के साथ आती है और वो बंटू को कहती है कि आज तक सिर्फ राज को ही वो अपना बेटा मानती हुई आई है, लेकिन बंटू ने अपनी जान पर खेलकर यशोदा का जान बचाया है, तो आज से बंटू भी उन्हीं का बेटा हुआ। और ये बात सुनकर बंटू भी खुश होता है। इसके बाद यशोदा वाल्मीकि को कहती है कि फॉरेन में पढ़ाई करने के बाद भी राज को वो सारी शिक्षा नहीं मिली जो कि वाल्मीकि ने बंटू को पुराने दिल्ली में ही सिखाया है। और इसीलिए यशोदा वाल्मीकि को कहते हैं कि क्यों ना सब कुछ पहले से ही शुरू किया जाए और वो चाहती है कि वाल्मीकि राज को भी उसके बंटू के जैसे ही तैयार करे, जिससे कि राज एक दिन जिंदल कंपनी का सीईओ बने। और ये बात सुनकर वाल्मीकि बहुत खुश हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि बंटू भी वाल्मीकि को माफ कर देता है और उसके साथ अपने रिश्ते को सुधारने की कोशिश करता है। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर ही खत्म हो जाती है।